चुप चुप के सनम तूने इसे देख लिया, देखते देखते ऑब्जेक्टिव खत्म कर लिया। ठीक है, ऐसे देखिए चुप चुप के, लेकिन चुप के नहीं दिखना है, एकदम खुल के देखना है आँख। ठीक है, और शेयर करना है। आज हम लोग क्लास 12th हिस्ट्री का लाए हैं चैप्टर नंबर 2 का ऑब्जेक्टिव, जो एमवीवीआई है आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाएगा 2026। ठीक है, एमवीवीआई ऑब्जेक्टिव राजा किसान और नगर। ठीक है, आज हम लोग ये पढ़ेंगे और फर्स्ट क्वेश्चन ज्यादा समय नहीं गवाते हुए स्टार्ट करेंगे। और फर्स्ट क्वेश्चन यह कह रहा है कि फर्स्ट क्वेश्चन क्षेमेंद्र की रचना कौन सी है? क्षेमेंद्र की रचना कौन सी है? आपके पास ऑप्शन है मुद्रा राक्षस, अर्थशास्त्र, बृहत कथा मंजरी और कथा सरित सागर। ठीक है, तो क्षेमेंद्र की रचना कौन सी है? तो हम लोग पढ़ाए हुए हैं क्षेमेंद्र की रचना कौन है, तो बृहत कथा मंजरी है। ठीक है, कौन सी है? तो बृहत कथा मंजरी है। ठीक है, तो पहला ऑब्जेक्टिव क्लियर। ठीक है, क्षेमेंद्र की रचना कौन है? तो बृहत कथा मंजरी। ठीक है, दूसरी ऑब्जेक्टिव है इंडिका किसकी रचना है? ठीक है, इंडिका पुस्तक है, इंडिका क्या है? पुस्तक है। और इंडिका किसकी रचना है यही बताना है। ठीक है, तो इंडिका पुस्तक किसकी रचना है? तो इंडिका जो है ना, वो इंडिका किसकी रचना है? तो इंडिका कौन लिखने वाला है? तो मेगास्थनीज लिखने वाले हैं। ठीक है, इंडिका कौन पुस्तक लिखे हैं? तो मेगास्थनीज लिखे हैं। ठीक है, चाणक्य नहीं होंगे, हर्षवर्धन नहीं होंगे, कालिदास नहीं होंगे। ठीक है, तो इंडिका पुस्तक की रचना किसने की है? तो इंडिका पुस्तक की रचना मेगास्थनीज ने की है, जो ऑब्जेक्टिव में आपको नोट्स में पढ़ाया गया है। ठीक है, तो अब हम लोग पढ़ेंगे क्या चीज? तीसरा ऑब्जेक्टिव, तीसरा क्वेश्चन क्या है? तो किस गुप्त शासक को लिच्छवी दोहित कहा जाता है? किस गुप्त शासक को क्या कहा जाता है? लिच्छवी दोहित्र कहा जाता है। ठीक है, आपके पास ऑप्शन है समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त, कुमारगुप्त और स्कंद गुप्त। तो किस गुप्त शासक को क्या कहा जाता है? लिच्छवी दोहित गुप्त यानी दोहित कहा जाता है। ठीक है, किस गुप्त शासक को लिच्छवी दोहित्र कहा जाता है? तो आपके पास ऑप्शन में होगा समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त ऐसे शासक है, समुद्रगुप्त ऐसे शासक है जिसको क्या कहा जाता है? तो लिच्छवी दोहित्र कहा जाता है। समुद्रगुप्त ऐसे शासक है जिसको क्या कहते हैं हम लोग? लिच्छवी दोहित्र कहते हैं। ठीक है, तो किस गुप्त शासक को लिच्छवी दोहित्र कहते हैं? तो समुद्रगुप्त को क्या कहते हैं हम लोग? लिच्छवी दोहित्र कहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन हो गया ए। और उसके बाद हम पढ़ेंगे क्या चीज? गुप्त काल में हस्ती सेना। ठीक है, गुप्त काल में हस्ती सेना का प्रधान को क्या कहते हैं? गुप्त काल में हस्ती सेना के प्रधान को क्या कहते हैं? तो हो आपके पास ऑप्शन है। ठीक है, तो गुप्त काल में हस्ती सेना प्रधान को क्या कहते हैं? तो महापीलू पति कहते हैं, महापीलू पति कहते हैं। क्या कहते हैं? महापीलू पति कहते हैं। ठीक है, तो आपका ये सही हो जाएगा। ठीक है, गुप्त काल में हस्ती सेना का प्रधान को क्या कहते हैं? तो गुप्त काल में हस्ती सेना के प्रधान को कहा जाता है महापीलुपति, महापीलुपति। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर क्या में चलेंगे? 5 में चलेंगे। ठीक है, निम्न में से महिला संत थी कौन? इसमें से महिला संत थी। ठीक है, तो महिला संत यानी महिला कौन से महिला संत बनी थी? ठीक है, तो मीरा बनी थी, अंडाल बनी थी, कराइकल बनी थी। तो हम लोग को पता है कि ये सभी महिला संत है। ठीक है, तो निम्न में से कौन सी महिला संत है? तो आपके पास ऑप्शन है और ऑप्शन में हो जाएगा डी, यानी सारी महिला क्या है? संत है। ठीक है, कौन सी महिला? सारी महिला क्या थी? संत है। ठीक है, तो निम्न में से कौन सी महिला संत थी? तो सारी महिलाएं संत थी, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगी। ये तीनों महिलाएं क्या थी? संत थी। ठीक है, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव पढ़ना चाहेंगे 6 धम। ठीक है, धम की शुरुआत किसने की? तो धम की शुरुआत किसने की? धम की शुरुआत पता है हम लोग को, अशोक के बारे में पढ़े हैं कि अशोक ने ही सबसे पहले किसकी शुरुआत की है? तो धम की शुरुआत की है। ठीक है, तो धम की शुरुआत सबसे पहले किसने की? तो सबसे पहले धम की शुरुआत जो है अशोक ने की। ठीक है, अशोक राजा थे, सम्राट थे। ठीक है, अब 7 क्वेश्चन पढ़ेंगे हम। क्या 7 क्वेश्चन में लिखा गया है? तो समुद्रगुप्त की तुलना किस यूरोपीय शासक से की जाती है? तो हम आप लोग को पढ़े हुए कि समुद्रगुप्त की तुलना जो है ना नेपोलियन से की जाती है। ठीक है, नेपोलियन के बारे में बताए होंगे। ठीक है, नेपोलियन और समुद्रगुप्त, ठीक है, दोनों की तुलना की जाती है, यानी दोनों को समकालीन समझा जाता है। ठीक है, यानी एक समझा जाता है। तो समुद्रगुप्त की तुलना किस यूरोपियन, ठीक है, यूरोपीय शासक कौन है? तो नेपोलियन है। ठीक है, तो नेपोलियन ऐसे यूरोपीय शासक है जिसका तुलना किससे करते हैं हम लोग? तो समुद्रगुप्त से करते हैं। ठीक है, तो समुद्रगुप्त की तुलना किस यूरोपीय शासक से किया जाता है? तो समुद्रगुप्त की तुलना जो है वह नेपोलियन से किया जाता है। ठीक है, किससे किया जाता है? तो नेपोलियन। ठीक है, नेपोलियन से हम लोग करते हैं। कोई दिक्कत? आगे हम लोग पढ़ेंगे 8 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, 8 क्वेश्चन का रहा मौर्य वंश का संस्थापक कौन है? तो मौर्य वंश, तो मौर्य से मौर्य यानी चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य वंश का संस्थापक कौन है? तो चंद्रगुप्त मौर्य है, क्योंकि चाणक्य गए थे घनानंद को मारने के लिए, चंद्रगुप्त मौर्य को अपना बनाए थे शिष्य, शिष्य बनाकर क्या किए थे? घनानंद को मारे थे और मौर्य वंश का क्या किए थे? स्थापना किए थे। तो मौर्य वंश का स्थापना किसने किया? संस्थापक कौन है? तो मौर्य वंश का संस्थापक है चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, तो मौर्य वंश का संस्थापक कौन होगा? तो चंद्रगुप्त मौर्य होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, चंद्रगुप्त की मृत्यु कहाँ हुई थी? ठीक है, चंद्रगुप्त की मृत्यु कहाँ हुई थी, यानी कहाँ पर वो डेथ किए थे? ठीक है, तो श्रवण बेलगोला में। ठीक है, चंद्रगुप्त कहाँ थे? श्रवण बेलगोला में जब वह थे तो उनका मृत्यु हो गया था। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य का
मृत्यु कहाँ हुआ था? तो श्रवणबेल गोला में घूम रहे थे, उस समय क्या हो गया था? उनका मृत्यु हो गया था। ठीक है, तो चंद्रगुप्त मौर्य का मृत्यु श्रवणबेल गोला में होगा। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, क्या है कि चंद्रगुप्त मौर्य किस धर्म को मानते थे? चंद्रगुप्त मौर्य किस धर्म को मानते थे, इसके बारे में पढ़ना है। तो आपके पास ऑप्शन है। ठीक है, ऑप्शन में बौद्ध धर्म, जैन धर्म, शैव धर्म, वैष्णव धर्म। तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय दोनों धर्म थे, ऐसे बात नहीं थे, यानी बौद्ध धर्म भी थे और जैन धर्म था। लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य किसको मानते थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य जो थे वह जैन धर्म को मानते थे। ठीक है, और जैन धर्म को ही पूछते थे। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य किस धर्म को मानते थे? तो जैन धर्म को मानते थे। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 11। मौर्य वंश का अंतिम शासक, अंतिम राजा, मौर्य वंश का अंतिम राजा कौन था? ठीक है, क्वेश्चन नंबर क्या है? 11। मौर्य वंश का अंतिम राजा कौन था? तो मौर्य वंश के अंतिम जो राजा थे वह बृहदत्त थे। ठीक है, कौन थे? बृहदत्त। ठीक है, मौर्य वंश का अंतिम राजा कौन थे? बृहदत्त थे। ठीक है, कुणाल होगा? नहीं होगा। ठीक है, तो मौर्य वंश का अंतिम राजा कौन थे? तो बृहदत्त थे। ठीक है, मौर्यकालीन टकसाला का प्रधान कौन था? तो मौर्यकालीन टकसाला का प्रधान था क्या? आपके पास ऑप्शन में है कोषाध्यक्ष, मुद्राध्यक्ष, पन्याध्यक्ष और लव्यनाध्यक्ष। ठीक है, तो मौर्यकालीन टकसाला, टकसाला के प्रधान कौन थे? तो टकसाला का प्रधान क्या है? पन्याध्यक्ष। कौन है? पन्याध्यक्ष। ठीक है, तो टकसाला का प्रधान किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन में आपको पन्याध्यक्ष को टकसाला का प्रधान कहा जाता है। ठीक है, टकसाला का प्रधान किसे कहेंगे? तो पन्याध्यक्ष को टकसाला का क्या कहेंगे? प्रधान हम लोग कहेंगे। ठीक है, एमबीबीआई ऑब्जेक्टिव सब। ठीक है, और मौर्य वंश की राजधानी कहाँ है? एमबीबीआई है। ठीक है, मौर्य वंश की राजधानी, सब एग्जाम के लिए एमबीबीआई होता है। ठीक है, मौर्य वंश की राजधानी कहाँ है? तो मौर्य वंश की राजधानी पाटलिपुत्र है। ठीक है, कौन सी है? मौर्य वंश की राजधानी पाटलिपुत्र है। ठीक है, मौर्य वंश की राजधानी पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र बहुत सारे समय तक राजधानी रहा है। ठीक है, मौर्य वंश का राजधानी कौन है? पाटलिपुत्र। सबसे पहले तो बिंबिसार जो है बनाए थे, किसको राजधानी? राजगीर को बनाए थे। ठीक है, राजगीर को बनाए थे, लेकिन राजगीर को सबसे पहले बिंबिसार क्या बनाए थे? राजधानी बनाए थे। लेकिन हम लोग जानते हैं कि उसके बाद जब उदयनी बना किसको? पाटलिपुत्र के, उसके बाद मौर्य वंश भी पाटलिपुत्र को राजधानी बनाए, और पाटलिपुत्र राजधानी लगभग बहुत वर्षों तक, 300 वर्षों तक, 300 से 400 वर्षों तक पाटलिपुत्र राजधानी रहा है। ठीक है, तो मौर्य वंश का राजधानी कौन है? तो मौर्य वंश का राजधानी है पाटलिपुत्र। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे क्या? मौर्यकालीन कलिंग राज्य कहाँ स्थित है? मौर्यकालीन कलिंग राज्य कहाँ स्थित है? मौर्यकालीन कलिंग राज्य कहाँ स्थित है? तो आप बताइएगा, क्या बिहार में, बंगाल में, उड़ीसा में कि मध्य प्रदेश में? तो हम लोग जानते हैं कि मौर्यकालीन जो कलिंग है वह कहाँ स्थित है? उड़ीसा में। ठीक है, तो मौर्यकालीन कलिंग किस स्थल पर, कहाँ स्थित है, किस राज्य में स्थित है? तो वह उड़ीसा में स्थित है। ठीक है, तो मौर्यकालीन, फिर से एमबीबीआई क्वेश्चन, ईबीबीआई रहेगा। ठीक है, तो मौर्यकालीन कलिंग, कलिंग कहाँ स्थित है? तो कलिंग जो है उड़ीसा में स्थित है। ठीक है, कलिंग कहाँ स्थित है? तो कलिंग उड़ीसा में स्थित है। ठीक है, अब 15 क्वेश्चन पढ़ेंगे। 15वां की मौर्य प्रशासन में समाहर्ता कौन था? मौर्य प्रशासन में समाहर्ता कौन था? तो आपके पास ऑप्शन सामने है, समाहर्ता। ठीक है, यानी मौर्य प्रशासन में समानकर्ता कौन था? समानहर्ता कौन था? समानकर्ता को समानहर्ता कहा जाता है। तो समानहर्ता कौन था मौर्य कालीन में? ठीक है, तो मौर्य कालीन में समानहर्ता हम लोग जानते हैं कि राजकीय कर संग्रह अधिकारी था। ठीक है, जो राजकीय कर संग्रह जो करते थे, कर को इकट्ठा करते थे, वही अधिकारी क्या थे? तो मौर्य प्रशासन से समझ जाइए, प्रशासनिक वाला काम करने वाला समाहर्ता था। ठीक है, तो मौर्यकालीन प्रशासनिक समाहर्ता कौन था? तो वो राजकीय कर संग्रह करने वाले क्या थे? अधिकारी थे। ठीक है, राजकीय कर संग्रह करने वाले अधिकारी कौन थे? तो मौर्य प्रशासन में समाहर्ता थे। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 पढ़ेंगे। 16 में दिया गया है मौर्य कला में ब्राह्देह क्या था? ब्राह्देह क्या था? मौर्य कला में ब्राह्देह क्या था? तो मौर्य कला में ब्राह्देह जो होता है, ब्राह्देह का मतलब होता है भूमिदान। ब्राह्देह यानी बाहर, यानी भूमि दे। ठीक है, ब्राह्देह मतलब भूमि दे। तो ब्राह्देह, ब्राह्देह देह मतलब क्या होता है? देना, और ब्राह मतलब भूमि, यानी ब्राह्देह का मतलब होता है भूमि दान करने वाले को कहते हैं हम लोग ब्राह्देह। तो मौर्य काल में ब्राह्देह किसको कहा जाता है? तो भूमि को दान करने वाले को क्या कहते हैं हम लोग? ब्राह्देह कहते हैं। ठीक है, तो मौर्य काल में ब्राह्देह किसे कहा जाता है? तो भूमिदान को कहा जाता है। कोई दिक्कत? उसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे। 17 क्वेश्चन है। 17 क्वेश्चन है, अशोक का व्यक्तिगत धर्म क्या था? अशोक किस धर्म को मानते थे? तो आपके पास ऑप्शन है, अशोक जो है किस धर्म को मानते थे? तो अशोक क्या बौद्ध धर्म को मानते थे, जैन धर्म को मानते थे, शैव धर्म को मानते थे, या वैष्णव धर्म को मानते थे? ठीक है, तो ये चंद्रगुप्त मौर्य नहीं है जो जैन धर्म को मानते थे। ठीक है, ये क्या है? अशोक जी है, और अशोक सम्राट थे। ठीक है, और अशोक किस धर्म को मानते थे? तो अशोक बौद्ध धर्म को मानते थे। ठीक है, अशोक किस धर्म को मानते थे? तो अशोक बौद्ध धर्म को मानते थे। ठीक है, इसमें क्वेश्चन पूछता है, लेकिन ये क्वेश्चन आपके लिए क्या रहेगा? MVVI रहेगा। ठीक है, अशोक किस धर्म को मानते थे? तो अशोक जो है
अशोक व्यक्तिगत बौद्ध धर्म को मानते थे। ठीक है, अशोक किस धर्म को मानते थे? तो अशोक जो है बौद्ध धर्म को मानते थे। अब अगला क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में है, अशोक ने महेंद्र और संघमित्रा को धर्म प्रचार के लिए, ठीक है, देश में भेजा। ठीक है, किस देश में भेजा यही बताना है कि अशोक ने, ठीक है, महेंद्र और संघमित्रा को धर्म प्रचार के लिए, यानी अशोक बौद्ध धर्म को मानते थे ना, तो बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए, ठीक है, अपने 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 राज्य से महेंद्र और संघमित्रा को धर्म के प्रचार के लिए भेजा। किस देश भेजा यही बताना है। क्या जापान भेजे? तो नहीं होगा, मिस्र नहीं होगा, वर्मा नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी, यानी श्रीलंका भेजे थे। ठीक है, कहाँ भेजे थे? तो श्रीलंका भेजे थे। और ये भी वीवीआई क्वेश्चन आएगा कि अशोक ने महेंद्र और, यानी ये भी क्वेश्चन आता है कि अशोक ने किसको, किन किन को, यानी किन किन को क्या चीज धर्म प्रचार करने के लिए भेजे? तो महेंद्र और संघमित्रा, महेंद्र और संघमित्रा। ठीक है, और अशोक ने महेंद्र और संघमित्रा को धर्म प्रचार करने के लिए कहाँ भेजे? तो श्रीलंका भेजे। ठीक है, और किसके लिए भेजे अशोक, अशोक ने महेंद्र और संघमित्रा को? तो धर्म प्रचार के लिए भेजे। किस धर्म को प्रचार करने के लिए? तो बौद्ध धर्म को प्रचार करने के। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर क्या पढ़ेंगे? वो 19 पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 में दिया अशोक किस वंश का शासक था? ठीक है, अशोक किस वंश का क्या था? शासक था। हाँ, अशोक किस वंश का क्या है? शासक है। तो आपके पास ऑप्शन में है नंद वंश, मौर्य वंश, गुप्त वंश, चोल वंश। तो अशोक किस वंश का शासक था? अशोक के बारे में हम कब पढ़े हैं? मौर्य वंश, मौर्य में पढ़े हैं। ठीक है, मौर्य वंश में पढ़े हैं। अशोक के बारे में हम कब पढ़े हैं? तो मौर्य वंश में पढ़े हैं। तो अशोक जो होंगे वह मौर्य वंश का शासक होंगे। अशोक किस वंश का शासक होंगे? मौर्य वंश का शासक होंगे। ठीक है, तो अशोक किस वंश का शासक है? तो अशोक किस वंश का शासक है? तो मौर्य वंश। ठीक है, अशोक मौर्य वंश से बिलोंग करते हैं। ठीक है, ये भी क्वेश्चन रहेगा। अशोक किस वंश से है? तो मौर्य वंश से। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे 20 क्वेश्चन में लिखा गया है कि अशोक कौन से बौद्ध भिक्षु के प्रभाव में आकर बौद्ध धर्म को समर्थन बन गया? यानी सीधे तो नहीं बन गया होगा, सीधे नहीं बन गया होगा। अशोक कौन से बौद्ध भिक्षु, यानी कौन, किसके कहने पर, किनसे सीख कर वो भी बौद्ध धर्म को क्या करने लगे? अपनाने लगे। ठीक है, डायरेक्ट तो अपने मन नहीं अपनाए होंगे, तो किस व्यक्ति के कहने पर, किस बौद्ध, अब जिसके कहने पर अपनाए होंगे, लेकिन वो भी तो बौद्ध धर्म को अपनाते होंगे, तब तो वो कहा होगा। ठीक है, किसी नहीं, आप भी अपनाइए। ठीक है, तो किस के कहने पर अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया? किसके कहने पर अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया? तो वो होगा उपगुप्त। ठीक है, उपगुप्त के कहने पर अशोक ने बौद्ध ग्रंथ अपनाए हैं, यानी बौद्ध धर्म अपनाए हैं। ठीक है, बौद्ध धर्म अपनाया है। तो किस बौद्ध भिक्षु को कहने पर अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया है? तो उपगुप्त के कहने पर अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अब नेक्स्ट पढ़ेंगे हम लोग 21। राजगीर को नगर वधु का नाम, राजगीर को क्या नगर वधु का नाम था? राजगीर को नगर वधु का क्या नाम था? नगर वधु का क्या नाम था? तो वह था क्या चीज? सालवती। ठीक है, राजगीर को नगर वधु का क्या नाम था? तो वह था क्या चीज? सालवती। क्या था? सालवती। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 22 पढ़ेंगे कि किसने लिखा, क्या लिखा, किसने लिखा कि वास्तविक सुकर्म वह है जिससे प्रजा सुखी तथा प्रसन्न हो? अरे वास्तविक सुकर्म यानी वैसा काम, अच्छे सुकर्म, अच्छे काम वह है जिससे प्रजा क्या हो? सुखी हो तथा प्रसन्न हो, जिससे प्रजा खुश हो। ठीक है, जिससे प्रजा क्या हो? खुश हो। तो किसने कहा? तो वह क्या मेगास्थनीज ने कहा? तो नहीं कहा। चंद्रगुप्त मौर्य नहीं कहे, बिंदुसार नहीं कहे, तो कौटिल्य ने कहे। कौटिल्य क्या कहे कि वास्तविक सुकर्म वह है जिससे प्रजा सुखी तथा प्रसन्न हो। तो जिससे प्रजा तथा सुखी प्रसन्न हो किसने कहे? तो वह हो गए कौटिल्य। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी कौटिल्य होगा सही, और ये होगा आपके लिए MBBI। ठीक है, आपके एग्जाम के लिए। ठीक, अब आता है क्वेश्चन नंबर 23। चंद्रगुप्त मौर्य के काल में कलिंग की राजधानी कौन थी? तो चंद्रगुप्त मौर्य के काल में कलिंग की राजधानी क्या थी? तो तोसाली थी। ठीक है, तोसाली थी। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य के काल में कलिंग की राजधानी क्या थी? तो तोसाली थी। कलिंग की राजधानी पाटलिपुत्र होगा? नहीं होगा भाई। ठीक है, ठीक है, पाटलिपुत्र नहीं होगा। कलिंग की राजधानी थी तोसाली। कलिंग का राजधानी पूछ रहा है। ठीक है, तो कलिंग की राजधानी तोसाली थी। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 24 में। ठीक है, आर्यभट्ट, आर्यभट्ट कहाँ का वासी था? आर्यभट्ट कहाँ के रहने वाले थे? तो आप बताइएगा आर्यभट्ट कहाँ के रहने वाले थे? क्या मालवा का, ऑप्शन नंबर बी कश्मीर का, तक्षशिला का, पटना का। तो आर्यभट्ट कहाँ के रहते थे? तो आर्यभट्ट आपको पता होगा कि आर्यभट्ट जो होते थे वह पटना में निवास करते थे। आर्यभट्ट कहाँ रहते थे? तो आर्यभट्ट पटना में रहते थे। ठीक है, आर्यभट्ट कहाँ रहते थे? तो आर्यभट्ट पटना में रहते थे।
ठीक है। तो ए एमबीबीआई क्वेश्चन ये भी है कि आर्यभट्ट कहाँ के निवासी थे, तो ये पूछ देता है कभी कभी, अब पूछा गया भी है, ठीक है। तो वीवीआई क्वेश्चन आपका रहेगा, पूछा गया भी एग्जाम में, ठीक है। तो आर्यभट्ट कहाँ के निवासी थे या निवासी थे, तो आर्यभट्ट जो है पटना के रहने वाले थे, ठीक है, आपको याद रख लेना है। उसके बाद हम क्वेश्चन अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे कि अगला क्वेश्चन का रहा है 25, ठीक है। 25 क्वेश्चन है, द्वितीय नगरीकरण के नगरों को क्या कहा जाता है, द्वितीय नगरीकरण के नगरों को क्या कहा जाता है, तो द्वितीय नगरों को लौह युगीन नगर कहा जाता है। द्वितीय द्वितीय नगरीकरण के नगरों को क्या कहा जाता है, तो लौह युगीन नगर नगर कहा जाता है, ठीक है। क्योंकि हम लोग जानते हैं कांस्य युगीन सभ्यता के बारे में हम लोग पढ़े होंगे, ठीक है, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता कहते हैं, लेकिन ये तो बाद में आया ना द्वितीय, उस समय तो लोग लोहे से परिचित नहीं थे, लेकिन इस समय लोहे से परिचित हो गए थे, तो लोहे से परिचित हो गए थे तो लोह युगीन नगर कहा जाएगा, यानी द्वितीय नगरीकरण के नगरों को क्या कहा जाता है, क्या कहा जाता है, तो लोह युगीन नगर कहा जाता है, ठीक है। अब हम लोग अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे 26, भारत का प्राचीनतम ज्ञात ज्ञात अभिलेख कौन, भारत का जो प्राचीनतम यानी पहले से जो अभिलेख ज्ञात है, भारत का पहले से जो अभिलेख, प्राचीन मतलब होता है पहले, तो प्राचीनतम ज्ञात अभिलेख कौन है, तो वो होगा बोगजाकोई का अभिलेख, बोगजाकोई का अभिलेख, बोगजाकोई का अभिलेख जो है सबसे पुराना है, ठीक है, बोगजाकोई का अभिलेख जो है सबसे पुराना है, ठीक है। तो भारत का प्राचीनतम ज्ञात अभिलेख कौन है, तो बोगजाकोई, ठीक है, का अभिलेख, ठीक है, तो ये सबसे पुराना है। उसके बाद हम लोग का 27 क्वेश्चन आता है, मेगास्थनीज किस यूनानी शासक के राजदूत के रूप में पाटलिपुत्र आया था, मेगास्थनीज किसके कहने पर यूनानी शासक कौन थे, यूनानी शासक किसके कहने पर कहाँ आए थे, तो राजदूत बनकर पाटलिपुत्र में आए थे, तो किसके कहने पर, तो वह था सेल्यूकस निकेटर, सेल्यूकस निकेटर के कहने पर मेगास्थनीज मेगास्थनीज जो यूनानी शासक कौन है, यूनानी शासक सेल्यूकस है, सेल्यूकस क्या है, यूनानी शासक है, सेल्यूकस के कहने पर, ठीक है, सेल्यूकस निकेटर के कहने पर मेगास्थनीज, ठीक है, राजदूत बनकर पाटलिपुत्र आए थे, क्या बनकर, राजदूत बनकर कहाँ आए थे, पाटलिपुत्र में आए थे, तो किसके कहने पर, तो सेल्यूकस के कहने पर कौन गए थे, मेगास्थनीज, ठीक है। सेल्यूकस क्या है, तो यूनानी शासक है, यूनान के रहने वाले हैं, और कहाँ गए थे, तो पाटलिपुत्र में गए थे, समझ में आया कि नहीं आया। तो ये ऑब्जेक्टिव आपके लिए एमवीवीआई रहता है, ठीक है, एमवीवीआई। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 28, कलिंग युद्ध का वर्णन किस अभिलेख में किया गया, कलिंग युद्ध, कलिंग जो युद्ध हुआ किस किस अभिलेख में किया गया, तो वह 13वीं शिलालेख में किया गया था, ठीक है, किस अभिलेख में किया गया था, तो कलिंग युद्ध किस अभिलेख में किया गया, तो कलिंग युद्ध 13वीं शिलालेख में किया गया है, ठीक है, तो 13वीं शिलालेख में कलिंग युद्ध हुआ है, ठीक है। तो कलिंग युद्ध, फिर एमबीबीआई कलिंग युद्ध के बारे में फेमस क्वेश्चन है, ठीक है, कलिंग युद्ध जो है किस काल में किस अभिलेख में लिखा गया है यानी किया गया है, तो 13वीं शिलालेख में, ठीक। अब हम लोग अगले ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29 में करा, चीनी यात्री फायान किस शासक के काल में भारत आए, तो चीनी यात्री फायान जो है किस काल में भारत आए, किस शासक यानी शासक का नाम बताना है, ठीक है, किस शासक के काल में भारत आए थे, यानी चीनी यात्री फायान के बारे में बता रहे हैं कि फायान जो है भारत किस राजा यानी किस शासक के समय आए थे, उस समय कौन राजा थे, भारत के शासक कौन थे जो आए थे, यानी चीनी यात्री फायान जो है भारत में कब आए थे, तो भारत में विक्रमादित्य जब शासन कर रहे थे, ठीक है, तो फायान जी आए थे, यानी चंद्रगुप्त द्वितीय, विक्रमादित्य का नाम ही क्या है, चंद्रगुप्त द्वितीय है, और चंद्रगुप्त द्वितीय जब शासन कर रहे थे द्वितीय, तो चीनी यात्री फायान कौन है, तो चीनी यात्री है, भारत आए थे, ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। अब हम लोग पढ़ेंगे 30 क्वेश्चन में, मेगास्थनीज किस भारतीय शासक के दरबार में आए थे, मेगास्थनीज तो आए थे, मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर के कहने पर आए थे कि नहीं आए थे, सेल्यूकस निकेटर के कहने पर, अभी पीछे वाला क्वेश्चन पढ़ाए थे किस आए थे, ठीक है, पाटलिपुत्र, तो आप किस भारतीय शासक के दरबार में आए थे ये बताना है, तो वो चंद्रगुप्त मौर्य के शासन के दरबार में आए थे, ठीक है, सेल्यूकस निकेटर के कहने पर मेगास्थनीज राजदूत बनकर आए, और राजदूत बनकर चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में सेल्यूकस मेगास्थनीज आए थे, ठीक है, तो मेगास्थनीज किस भारतीय, और कौन सा शासक है, तो भारतीय शासक, क्योंकि सेल्यूकस निकेटर ने मेगास्थनीज को भेजा, ठीक है, और किसके दरबार में भेजा, तो वह भेजा चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में, ठीक है, जो पाटलिपुत्र राजधानी उस समय थे, ठीक है, इसको भेजा, और किसके शासक के दरबार में आया, तो चंद्रगुप्त मौर्य में आए, मौर्य के शासक में आए, ठीक है, और उस समय भारतीय जो शासक थे वो चंद्रगुप्त मौर्य थे, ठीक है, किस समय, जिस समय मेगास्थनीज को भेजा गया राजदूत बनाकर, ठीक। अब हम लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे 21, किस अभिलेख में सती प्रथा का उल्लेख मिलता है, किस अभिलेख में सती प्रथा का उल्लेख मिलता है, ठीक है, तो आपके पास ऑप्शन है किस अभिलेख में सती प्रथा का उल्लेख मिलता है, तो आप अपने ऑप्शन को टिक आउट करेंगे, ए
प्रयाग अभिलेख, एरन अभिलेख, मेहरौली अभिलेख कि मथुरा अभिलेख। ठीक है, तो आप ऑप्शन को टिक आउट करें, बता किस अभिलेख में सती प्रथा का उल्लेख मिलता है। तो आपको पता है कि मथुरा अभिलेख में सती प्रथा का क्या मिलता है, अभिलेख मिलता है, कि मेहरौली अभिलेख मिलता है, कि एरन में मिलता है, कि प्रयाग अभिलेख में मिलता है। तो हम लोग पढ़ाए हुए हैं कि आपको नोट्स में कि नहीं मथुरा में मिलता है, कि नहीं मेहरौली में मिलता है, नहीं प्रयाग में मिलता है। जब यहाँ पर नहीं मिलता है तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी, एरन अभिलेख। ठीक है, किस अभिलेख में सती प्रथा का उल्लेख मिलता है, तो वो हो जाएगा एरन। एरन अभिलेख में सती प्रथा का उल्लेख मिलता है। ठीक है, तो एरन अभिलेख में सती प्रथा का उल्लेख मिलेगा। ठीक, किस अभिलेख में सती प्रथा का उल्लेख मिलेगा, तो एरन अभिलेख में। ठीक, उसके बाद चलते हैं 32 नंबर क्वेश्चन। बाणभट्ट की रचना कादम्बरी में किस शासक काल का वर्णन है। बाणभट्ट की रचना कादम्बरी में किस शासन काल का वर्णन है, तो ये बताना है। चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य यानी चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में बता रहे हैं, हर्षवर्धन। तो बाणभट्ट की रचना कादम्बरी में किस शासन काल में किस शासन काल का वर्णन है, तो हर्षवर्धन है। ठीक है, किस शासन काल का वर्णन है। ठीक है, बाणभट्ट की रचना कादम्बरी में किस शासन, ठीक, उस समय शासन कौन थे, तो वो कौन थे, हर्षवर्धन थे। ठीक है, तो हर्षवर्धन के समय बाणभट्ट की रचना मिली है। बाणभट्ट की रचना किस समय मिली है, तो हर्षवर्धन के शासनकाल में मिली है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32 हो गया। आप 33 में चलेंगे। 33 में क्या कहा है, गुप्त संवत कब किसके द्वारा शुरू किए गए। गुप्त संवत एमवीवीआई एकदम मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, एमवीवीआई क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है कि गुप्त संवत कब और किसके द्वारा शुरू किया गया। ठीक है, गुप्त संवत जब शुरू किया गया तो कब किया गया और किसके द्वारा किया गया है। तो क्वेश्चन नंबर एमबीबीआई है, और ये आपको पता है कि चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा किया गया था। गुप्त संवत किसके द्वारा किया गया था, चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा शुरू किया गया था। और कब किया गया था, तो 319 ईस्वी से लेकर 320 ईस्वी पूर्व तक, 319 ईसा पूर्व से लेकर 320 ईसा पूर्व के बीच में किया गया था। ठीक है, तो 319 से 320 ईसा पूर्व में किया गया था। किसके द्वारा किया गया था, गुप्त प्रथम के द्वारा किया गया था। क्या किया गया था, तो गुप्त संवत। तो गुप्त संवत कब और किसके द्वारा शुरू किया गया था, तो चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा किया गया था, और 319 से 20 में ईसा पूर्व में ईस्वी में नहीं, ईसा पूर्व में किया गया था। ठीक है, यानी ईसा पूर्व मतलब बीसी में, एडी में नहीं। ठीक है, अब 34 में जानेंगे कि पंचतंत्र की रचना किसने की। तो पंचतंत्र यानी पांच तंत्र की रचना किसने की, तो विष्णु शर्मा ने। पंचतंत्र की रचना किसने की, तो विष्णु शर्मा ने की। ठीक है, पंचतंत्र की रचना कौन हो जाएगा, विष्णु शर्मा। क्वेश्चन नंबर 35 चलेंगे। ठीक है, प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन है। तो प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक यानी विश्वविद्यालय यानी नालंदा विश्वविद्यालय है ना, जानते हैं, बहुत ही फेमस है और बहुत ही बड़ा है, बहुत ही प्रसिद्ध है। तो प्राचीनतम यानी सबसे पहला जो पहले का है नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन है, तो कुमारगुप्त है। ठीक है, तो कुमारगुप्त किसके संस्थापक, नालंदा विश्वविद्यालय, आप जानते होइएगा। ठीक है, नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन है, तो वह कुमारगुप्त है। ठीक है, कुमारगुप्त नालंदा विश्वविद्यालय के क्या है, संस्थापक है। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे 36 में। 36 का भारतीय इतिहास का कौन सा काल स्वर्ण कला कहा जाता है। भारतीय इतिहास का कौन सा काल क्या कहा जाता है, स्वर्ण कला कहा जाता है। ठीक है, तो भारतीय इतिहास का जो गुप्त काल है वह स्वर्ण कला कहा जाता है। ठीक है, भारतीय इतिहास का कौन सा काल स्वर्ण कला कहा जाता है, तो भारतीय इतिहास का गुप्त काल क्या कहा जाता है, स्वर्ण कला कहा जाता है। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे क्या, 37। और साथ में कितने प्रकार के विवाह होते हैं, यानी विवाहों की संख्या हम आपको पढ़ाए हुए हैं। एमबीबीआई क्वेश्चन आएगा। ठीक है, एमबीबीआई क्वेश्चन आएगा। विवाह की संख्या कितनी है, तो विवाह की संख्या 8 है। ठीक है, कितने प्रकार से होते थे, 8 प्रकार से विवाह होते थे, जिसमें से 4 प्रकार के विवाह अच्छे माने जाते थे, और 4 जो प्रकार के विवाह उतना अच्छे नहीं माने, क्योंकि असुर विवाह उसमें सम्मिलित था। ठीक है, तो 4 प्रकार के विवाह अच्छे होते थे, और 4 प्रकार के विवाह अच्छे नहीं माने जाते थे। ठीक है, तो अर्थशास्त्र में कितने प्रकार के विवाह होते थे, तो अर्थशास्त्र में जो है 8 प्रकार के विवाह होते थे। ठीक है, तो विवाह के कितने प्रकार है, तो विवाह के 8 प्रकार है। एमबीबीआई क्वेश्चन आएगा। अर्थशास्त्र की रचना, अब यहाँ पर पढ़ना क्या चीज, क्वेश्चन नंबर 38, अर्थशास्त्र की रचना कब हुई थी। तो अर्थशास्त्र की रचना कब हुई थी, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में, 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में, 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में, इनमें से सभी में। तो अर्थशास्त्र की रचना जो होती ना 3री शताब्दी ईसा पूर्व में हुई थी। ठीक है, ऑप्शन नहीं है, लेकिन अर्थशास्त्र की रचना जो है, अर्थशास्त्र की रचना कब हुई थी, तो अर्थशास्त्र की रचना 3री शताब्दी। ठीक है, कब हुई थी, तो 3री शताब्दी। ठीक है, अर्थशास्त्र की रचना 3री शताब्दी ईसा पूर्व में हुई थी। ठीक है, तो ये आप लोग के लिए भी क्वेश्चन है, लेकिन इसमें ऑप्शन नहीं है। ठीक है, तो हम लोग अब जानेंगे कि अर्थशास्त्र की रचना
कब हुई थी? तो अर्थशास्त्र की रचना तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व में हुई थी। ठीक है, अर्थशास्त्र की रचना कब हुई थी? अर्थशास्त्र की रचना तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व में हुई थी। ठीक है, इसलिए इसको पढ़ना है और याद करना है। ठीक है, और 39 में पढ़ेंगे हम लोग नालंदा विश्वविद्यालय के छात्र थे। ठीक है, तो नालंदा विश्वविद्यालय के कौन छात्र थे? फाहियान, ह्वेनसोंग, हर्ष और कुमारगुप्त। ठीक है, तो नालंदा विश्वविद्यालय के जो छात्र थे वह कौन थे? तो ह्वेनसोंग थे। ठीक है, कौन थे? ह्वेनसोंग थे, क्योंकि उस समय तो शासक ही कुमारगुप्त का था। ठीक है, लेकिन उस समय ह्वेनसोंग जो थे उस समय नालंदा विश्वविद्यालय में क्या थे? पढ़ रहे थे। तो नालंदा विश्वविद्यालय के छात्र कौन थे? तो नालंदा विश्वविद्यालय के छात्र ह्वेनसोंग। ठीक है, ह्वेनसोंग। और क्वेश्चन नंबर हम पढ़ेंगे क्या चीज? 40, जो एमवीवीआई क्वेश्चन में मोस्ट एमवीवीआई क्वेश्चन रहेगा आपको क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है, यानी मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक, कि किस गुप्त शासन को उसके सिक्का पर वीणा बजाते हुए दिखाया गया? किस गुप्त शासक को उसके सिक्का पर, यानी उस सिक्का मुहर नहीं कहते थे पहले, जो शासक होते थे, राजा होते थे, अपना अभिलेख छपाते थे, तो वो अभिलेख सिक्का पर छपाए और उस पर ऐसा अभिलेख यानी ऐसा चित्र बनवाए ना, जैसे वो क्या बना रहे हैं? सिक्का पर वीणा बजाते हुए बैठे हुए हैं। ठीक है, सिक्का पर वीणा बजाते हुए क्या है? वीणा यानी सिक्का पर चित्र यानी वीणा बजाते हुए चित्र अपना अभिलेख छपाए थे। ठीक है, तो कौन से शासक, यानी कौन से शासक, आपको बताना है कौन से शासक? गुप्त शासक। कौन से गुप्त शासक? गुप्त वंश की बात कर रहा है कि शासक को उसके सिक्का पर वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। तो आपके पास ऑप्शन है चंद्रगुप्त, सॉरी, चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त और कंदगुप्त। तो आपको कौन से शासक है, कौन से शासक है जिसको सिक्का पर बजाते देखा गया? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा समुद्रगुप्त। ठीक है, कंदगुप्त नहीं होगा, कंदगुप्त का हटाइए, कहानी खत्म है। समुद्रगुप्त, समुद्रगुप्त जो है वह सिक्के पर अपना अभिलेख ऐसा छपाए थे कि सिक्का पर लग रहा था क्या बजा रहा है? बीना बजा रहा है। ठीक है, तो सिक्के पर बीना बजाते हुए कौन सा शासक दिखाई दिया? तो समुद्रगुप्त। ठीक है, तो मोस्ट इंपोर्टेंट 40 आज ऑब्जेक्टिव हुआ है, इसके बाद भी लेक्चर 2 में ऑब्जेक्टिव होगा। समय ज्यादा हो गई है, फिर हम लोग मिलेंगे लेक्चर 2 में। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।